नमस्कार, आप देख रहे हैं संपादक सम्मेलन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे नीट की। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नीट परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद इसे लेकर विवाद है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को एग्जाम लिया था, जिसमें लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आ गया। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% का स्कोर किया, यानी कि 720 में 720 में से उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों के 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि भाई 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा भी हो गया। मामला इसके बाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को इकट्ठे सुनवाई करेगा और 8 जुलाई को एनटीए को और केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को बार बार खारिज किया है। नीट को लेकर अलग अलग राज्यों में चल रही अलग अलग जांच है। बिहार में अलग जांच चल रही है, झारखंड और यूपी में इस पे राजनीति गरमाई हुई है। उधर केंद्र सरकार ने 21 जून को आधी रात में देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को लागू कर दिया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए मोदी सरकार की तरफ से लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही इसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। और संपादक सम्मेलन में आज इसी पर चर्चा करेंगे। जब नेट की परीक्षा कैंसिल हो गई तो नीट की परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि सरकार जो नया कानून लेकर आई है, क्या वो पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह से कारगर साबित होगी। पूरे देश में नीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र उग्र विरोध कर रहे हैं। सब बेचा, रेल बेची, हवाई जहाज बेचे, हॉस्पिटल बेचे, सब बेचा, लेकिन शिक्षा मत बेचो। शिक्षा मंत्री कहाँ सोए हुए हैं? आखिर एक के बाद एक इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? पेपर लीक हुआ है, ये एक बहुत मंदभागी ये एक घटना है कि हमारे देश में इतना बड़ा एग्ज़ाम लीक हो रहा है। जो 25 लाख एस्पिरेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं, उन सब की उम्मीदें टिकी हैं इस एग्ज़ाम पर उसके बावजूद अगर इतनी अनगहली सरकार दिखा रही है और अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम जो इतने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, अगर वो ऐसे लीक हो रहा है तो फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। नीट पेपर लीक को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में इसमें शामिल लोगों की धरपकड़ जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने 21 जून को आधी रात में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है, जिसमें 10 साल जेल और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले पर राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले पर लीपापोती की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संपादक सम्मेलन में आज इसी बड़ी खबर पर होगी चर्चा, देश के बड़े संपादकों के साथ। इंडिया डेली पर इस वक्त देश के 5 बड़े संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नवोदय टाइम्स की संपादक अंकुश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्र जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्र जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय और हमारे साथ वरिष्ठ संपादक रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। रामकृपाल जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, दर्शकों के स्वागत के साथ साथ, क्या इस मामले में अभी तक के सिनारियो को देखा जाए तो पूरे इस केस को एक तरह से पहले कवर अप करने की कोशिश नजर आती है, लीपापोती, उसके बाद जब लगता है कि इस मामले में जनता बहुत गुस्से में है, मामला बहुत पेनिट्रेट कर गया है, तो अब एक्शन की बारी आती है। निश्चित तौर पर
देखिए, जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुखद है और जो वर्तमान सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को देखें, इस देश में अगर थोड़ा सा आप देखिएगा कि पहले से MBBS के लिए कॉलेजों में जाने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पता है कि कितने प्राइवेट कॉलेज होते थे, कैसे एडमिशन हो जाते थे। यहाँ चीज़ें फिक्स थी, 50 से 1 लाख 1 करोड़ तक के तो जो होते थे, आप दे करके किसी को भी एडमिशन आप करा सकते थे। और पीजी के लिए तो और भी ज़्यादा ये पैसे की डिमांड होती थी। वहाँ से लेकर के बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई कि नहीं, ये सब सिस्टम ख़त्म किया जाए। और आपको याद होगा मेडिकल काउंसिल भी एक प्रस्ताव आया था कि जो भी कहीं MBBS करके निकलता है उसको भारतवर्ष का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो एक एग्ज़ाम से पास हो जाएगा। इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ, ये कानून बना। तो मेरा ये कहना है कि कई तरह के सुधार किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें पैसा जितना चलता है और जितना बड़ा नेक्सस था, आप देखिए ना, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में आप जाके पता कीजिए कितने मेडिकल कॉलेज जो है वो नेताओं के हैं, और जहाँ बड़ी बड़ी कैपिटेशन फीस ले जाकर के इस तरह किया जाता था। तो मेरा कहना है कि अब जैसे आपने कहा कि पहले लिपापोती की गई, ईमानदारी की बात यह है कि ये इतना बड़ा नेक्सस है और आज से नहीं बहुत पहले से, जिसमें पर्दे खुलने में सारा सच बाहर आने में भी वक्त लगता है। मैं कतई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा नेक्सस है जिसके तमाम छेद बंद करते 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 आप कहीं न कहीं कुछ रह जाएगा, उसमें सहयोग करना चाहिए कि कैसे इसको बनाया जाए। ऑल इंडिया लेवल का कम से कम एक एग्ज़ाम तो हुआ, वरना पहले जानते हैं डॉक्टर सरीन जो मेडिकल काउंसिल के बनाए गए थे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये कहा था कि हालत ये होती है कि लोग ऑपरेशन कराने आते हैं तो पूछते हैं डॉक्टर कहाँ का है। अगर वो कहीं किसी रूरल मतलब ऐसी जगह से पढ़ा हुआ है तो उससे लोग डरते हैं, उसको कि पता नहीं इसको क्या होगा। और अगर एम्स से निकला हुआ है या कहीं से तो उनको विश्वास होता है। तो ये चीज़ तोड़ने की एक कोशिश की गई और एक सेंट्रल एग्ज़ाम, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, MBBS बनने के बाद भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे ही जो नीट किया गया, आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव का एक लड़का किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर भर्ती नहीं हो सकता था, अपने सारे खेत बेच दे तो भी पैसा नहीं दे सकता था। आज कम से कम ये हुआ है कि गांव का गरीब भी उस कंपटीशन में शामिल होकर के आ सकता है। बहुत सारे लोगों को मैं केवल एक बात कर रहा हूँ, जो हुआ है निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक है। जो भी जिम्मेदार हैं, आज ही एक कानून जो फरवरी में पास हो गया था लेकिन नोटिफाई नहीं हो पाया था, वो कानून आज नोटिफाई हो गया है। लेकिन मैं उस कानून को भी लचर मानता हूँ, उसमें 10 साल की सजा है। मुझे लगता है कि लाखों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जरूर होना चाहिए था। 10 साल की सजा है, लेकिन 1 करोड़ रुपए जुर्माना, अभी आपसे हम बात कर रहे थे, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, जहाँ पे एक कैंडिडेट से 1 करोड़ लिया जाता है, कोई भी माफिया इसको कर देगा। तो मुझे लगता है कि चलो स्वागत करते हैं, इस कानून का आज बना है, लेकिन इसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट रुपए के अलावा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, ताकि ये लोगों को जाए कि जो आप स्टेप उठाने जा रहे हो, आपका जीवन जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको पैसे से नहीं कंपनसेट किया जा सकता। जी जी, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा, क्या विपक्ष बेवजह सियासत कर रहा है इस मामले में? ऋषि जी, पहले तो रामकृपाल सर को ये बता दूं, आज भी प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों का डोनेशन लेकर मेडिकल में दाखिला दिया जाता है। ये नहीं है कि NTA के आने के बाद प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन का जो दौर है वो खत्म हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि लिपापोती की गई है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 5 मई को परीक्षा होता है। 5 मई को पटना के DY पाटिल स्कूल से अनुराग यादव की गिरफ्तारी होती है, और अनुराग यादव ये स्वीकार करता है कि जो कल रात में जो पेपर मिला था हूबहू पेपर वही 5 मई को आया है। जब वो कोई कैंडिडेट ये स्वीकार कर रहा है कि जो कल रात में पेपर मिला वही पेपर आज आया है, और उस जहां उस लड़का को रखा गया था
वहां से पुलिस जला हुआ वो पेपर भी प्राप्त करता है और मिलान होती है कि जो रात में पेपर मिला वही पेपर आज आया है। फिर भी शिक्षा विभाग यानी जो धर्मेंद्र प्रधान साहब का मंत्रालय है, एनटीए है, वो मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। जब एक सेंटर से पेपर लीक होता है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, आप समझ सकते हैं वो पेपर कहां तक गया होगा। तो सबसे पहले लीपापोती 5 मई को ही किया गया। जब 5 मई को ही मंत्रालय ये मान लेती कि पेपर लीक हुआ है, तो आज जो इतना बड़ा सरकार का और 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो आपको देखने को नहीं मिलता। सवाल उठता है एनटीए के जो चेयरमैन डॉक्टर जो डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप जोशी। जोशी साहब हैं, जो प्रदीप जोशी साहब हैं, यदि वह अपनी जिम्मेवारी को संभालने में उपयुक्त नहीं है तो अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए था। 5 मई को पेपर लीक होता है, 18 जून को फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है। आप क्या कर रहे हैं? 11 लाख बच्चे यूजीसी नेट में के लिए अप्लाई किया था। तो कहीं ना कहीं एनटीए में झोल है, नहीं तुम मंत्रालय में झोल है। मैं दावे के साथ ऋषि कहता जी, हूं। पेपर कैंसिल को लेकर थोड़ी जल्दबाजी में तो नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पेपर कैंसिल कर चुका होता। सुप्रीम कोर्ट ने तो काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गड़बड़ी पाई जाएगी विवेक भाई, तो विवेक भाई, मेरा विवेक पूरा भाई। पॉइंट सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा जी, हूं जी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि अगर हमें गड़बड़ी लगेगी, अगर परीक्षा कैंसिल होता तो काउंसलिंग रोक सकते हैं, लेकिन अगर काउंसलिंग तय समय पर शुरू नहीं हुई तो वो एक प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अभी इसको देख रहा है अभी। विवेक भाई, मैं ये कह रहा हूं जब पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री ने ये क्यों नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है? जब दोबारा शपथ लेते हैं हमारे एचआरडी मिनिस्टर, तब भी नहीं मानते कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती करने का प्रयास किया गया है। और एक बात करके मैं खत्म करता हूं, पुराने जितने यहाँ पे पुराने पत्रकार लोग बैठे हुए हैं उनको याद होगा 2004 में रंजीत डॉन, याद होगा रंजीत डॉन कैसे पेपर लीक करते थे। तो हमारी सरकार इतिहास से भी नहीं सीखा, कैसे रंजीत डॉन अपने यहाँ काम करने वाली नौकरानी के बेटी को भी डॉक्टर बना दिया। कहीं न कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा लूप होल है और ठीक है। पूरे ऑपरेशन की जरूरत इस मामले में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, देखते हैं जांच में क्या सामने आएगा। मैं अक्कू जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आऊंगा। अक्कू जी, जो बात ऋषि जी कह रहे हैं, लीपा पोती करने की कोशिश की गई और उसमें संदर्भ दे रहे हैं वो शिक्षा मंत्री के उस बयान का जो पहला बयान उनका आया था कि एनटीए या फिर नीट के मामले में एनटीए की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक मैं इसे लीपापोती नहीं कहूँगा, मैं इसे लापरवाही कहूँगा। और लापरवाही इस तरीके की कहूँगा कि अगर एक परीक्षा का आपको 9 दिन पहले 10 दिन पहले पता लगता है गड़बड़ है, तो उसमें बहुत सामान्य सी बात है, जहाँ पर लाखों बच्चों का, उसके परिवार का और परिवार से के अलावा जो उससे जितने जुड़े लोग हैं उनका अगर मामला मान लिया जाता है तो फिर बहुत करोड़ों लोग हो जाते हैं। क्योंकि एस्पिरेंट आज की तारीख में ये होता है कि 8वीं से 9वीं से बच्चे उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो सबके ऊपर सबको एक संदेह की निगाह दिखेगी कि यहाँ गड़बड़ है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। तो एनटीए का जो एग्ज़ाम है वो जो एजेंसी है उसको अगर आप नो ट्रस्ट एजेंसी कहने लगें, या मैं और थोड़ा कड़वा हूँ तो नेशनल ठगी एजेंसी कहने लगे, तो उसमें मुझे भी कोई बुराई नहीं नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को ठगा गया है। अब अगर उसी दिन इस पर कोई बड़ा फैसला हो जाता और 9 दिन में 3 परीक्षाएं रद्द हुई हैं तो ज़्यादा अच्छी। अब 9 दिन बाद आप एक जांच के लिए या इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए जो एजेंसी अभी बनाई गई है, आज बनाई गई है, बहुत बढ़िया बात है कि उसमें जिस तरीके के लोग हैं वो बहुत काबिल लोग हैं और बहुत बड़े जो इस फील्ड के माहिर भी हैं। IIT 3 दो IIT के प्रोफेसर हैं, खुद जो अध्यक्ष हैं राधा कृष्णमूर्ति वो IIT कानपुर के बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, गुलेरिया साहब हैं जो एम्स को खुद देखा करते थे। तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये काम 10 दिन पहले भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि अगर
यही करना है और फिर 2 महीने तक और होगा। मुझे वो बात बिल्कुल सटीक लगती है कि जब भी सीबीआई की जांच कब होती किसी मामले में, जब साल 2 साल बाद, तब तक कागज पत्तर अलग कर दिए जाते हैं, जांच होती है, कितना निकल पाता है नहीं निकल पाता पता नहीं लगने पाता। अब 2 महीने में इसके तरीके स्पष्ट होंगे। तो ये 2 महीने का कार्यकाल जो है इसको कम किया जा सकता था और इसको हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि सब इस फील्ड के माहिर लोग हैं, तो ये कम करके ताकि जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन हो चीज़ें। और जहाँ तक सजा का सवाल है तो ऐसे लोगों को मौत की ही सजा दी जानी चाहिए जो इसमें फ्रॉड करते हैं और जो इसको देखते हैं। जहाँ तक इकोनॉमिक ऑफेंडर और इस तरीके के लोगों को तो बिल्कुल मौत की सज़ा देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में घुटने की सज़ा दी जा रही है, उस तरीके की सज़ा। इसमें लोकतंत्र वगैरह मैं भी नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। लोकतंत्र अगर इस आपके ढिलाई से आता है तो उसको खत्म कर दीजिए। अक्कू जी बहुत स्ट्रॉन्ग टेक ले रहे हैं आप इस मामले में। और रामकृपाल जी ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कही, आपने कहा कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए इस तरह के मामलों का कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो। जी ठीक है, मैं राकेश जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद ऋषि जी आपके पास। राकेश जी मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, पहले राकेश जी का इस पर रिएक्शन ले लें। राकेश जी, क्या एनटीए ने शुरू से लापरवाही बरती, उसको बाद में कवर अप करने की कोशिश की गई, या फिर एनटीए इन बातों से अनजान था, खेल नीचे हो गया था? 9 दिन में 3 परीक्षाओं के परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी एक तरह से, और दोबारा परीक्षा होगी नेट का, जैसा हमने देख लिया है। और पूरे तंत्र में सभी राज्यों में कोई एक विशेष दल की बात नहीं है, कोई एक विशेष राज्य की बात नहीं है। ये कुल मिलाकर पूरे तंत्र को ही आत्मावलोकन करना है कि ये तंत्र के भीतर कौन सी बीमारी लगी हुई है कि कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा है। एनटीए एक इलाज के तौर पर आया था, और हम लोगों को मालूम है कि पहले बच्चों को एडमिशन्स लेने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, जैसा रामकृपाल जी ने उस ओर इशारा किया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ तक कि 5-5, 6-6, 10-10 फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा देनी पड़ती थी। हम लोग को अपनी अवस्था याद है कैसे हम लोग परीक्षा के लिए व्याकुल होकर के 1 महीना माता पिता पूरा परिवार जो है, ये ट्रेन पकड़ो वो ट्रेन पकड़ो, टिकट नहीं मिल रहा, वहाँ परीक्षा देनी, वहाँ रिश्तेदार के घर रुकना है। तो आज भी अब तो थोड़ी सहूलियत हो गई कि एक फॉर्म भरना है, एक परीक्षा देनी है, एक फीस लगनी है। तो इस लिहाज से तो ये प्रयोग बहुत ही सफल था, उसको सराहा गया। लेकिन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जो चीज़ होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ, किसी को दोष नहीं दूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं एक सिस्टम ऐसा है जिसके भीतर ग्लिचेज इतने गंभीर घुसे हुए हैं। पिछले 50 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है। हमारा विश्वविद्यालय तंत्र, हमारे बड़े बड़े ऊंचे संस्थान और इस प्रकार उनका परीक्षा तंत्र कहीं न कहीं भारी लीकेज का शिकार है। और एक सिस्टम ऐसा है जिसने उस पर कुंडली मार रखी है। वो सिस्टम सरकारों को भी फेल करने की ताकत हासिल कर चुका है। एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो, किसी सरकार में हम लोग देखा है, और 80 के दशक से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था। उनकी पेपर छपाई, उनकी कॉपी छपाई, एग्जामिनेशन, और जो सेशन थे 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल पीछे चलते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर उदाहरण है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण है। पूरा सिस्टम जो हमने यूरोप से कॉपी किया, आज वो सड़न का शिकार हो। केवल शिक्षा का ही सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम। क्या जुडिशरी है, एनटीए और आपने कहा मैं एनटीए और एनडीए को डिफेंड कर रहे हैं आप? मैं एनटीए को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एनटीए के पास अभी सिस्टम ही नहीं है। तो बच्चा है, अभी 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे से आप उम्मीद कर लें। और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। जहां एक और सवाल उठ जाता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, एलन मस्क कह रहे हैं। मतलब कोई टेक्नोलॉजी भी फुल प्रूफ नहीं है। ऐसे दौर में परीक्षा प्रणाली, उसकी सैंक्टिटी, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। जबकि हर डाल पर, हर टेबल के नीचे एक भयानक, मैं कहता हूं, असुर मौजूद है। मैं सर आपकी बातों से अग्री करना चाहता है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा सवाल लेने के लिए आऊंगा। आशुतोष मिश्रा जी का रिएक्शन ले लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष जी, जो बात राकेश जी कह रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन एनटीए के प्रेशर को भी समझना होगा, उनके ऊपर प्रेशर कितना है? देखिए, ये जो लीपापोती चल रही है कि हर गलती नेहरू और कांग्रेस की थी, उसी का एक आगे बढ़ता हुआ उदाहरण है जो कि ये कह रहे हैं।
और अभी मेरे दो को पैनलिस्ट कह रहे थे कि मौत की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। तो अगर सजाओं और कानून से ये सब रुकता होता तो मर्डर और रेप और ये सब बंद हो गया होता। ये बेकार की बातें हैं, ये जनता को अटकाने भटकाने लटकाने की बातें हैं। आज जो सरकार द्वारा की गई गलती है उससे पूरी की पूरी एक पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। एक वह जो योग है और चुने नहीं गए, और दूसरे जो बेईमानी से चुने गए हैं अब भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आप अयोग्य और असक्षम व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त करेंगे, क्योंकि उनका जो है भाजपा आरएसएस से संबंध है, वो लोग जो आज वहां पे इसलिए बैठे हैं और क्योंकि उनके जो है पॉलिटिकल लिंक्स हैं। उनके पहले भी जहां वो जिन पदों पे रहे हैं वहां पे भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। आप कहें कि उन पे विश्वास कर लीजिए, आप कहें कि पूरा सिस्टम बेकार है, अरे भाई आपको 10 साल हो गए करप्शन के खिलाफ ये कहना कि पूरा सिस्टम करप्ट है, एक्सेप्ट फॉर ये जो 4 नेता लोग कहते हैं कि मैं झोला लेके चल दूंगा, ये बेकार की बातें हैं। करप्शन पूरा अगर सिस्टम में करप्शन है तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी जहां पे भाजपा की सरकार होती है, चाहे व्यापम स्कैम हो, चाहे आप कोई भी बात कर लें, यही निकलते हैं। अब ये आज के जो ये बेरोजगार और त्रस्त युवा हैं, इनको मोदी की गारंटी क्यों नहीं मिलती कि ये जो भ्रष्ट अफसर हैं, पेपर लीक अफसर करता है, बाहर का जो आदमी बेच रहा है वो तो केवल जो है बिचौलिया है, पेपर आउट तो जो है सिस्टम कर रहा है। मोदी की गारंटी क्यों नहीं मिलती कि इनको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगी आपको, वो जाएंगे वहां सेल्फी खिलाएंगे। ये यहाँ पे सिर्फ जो है विपक्ष को हर चीज पे वो कर देना। जैसे कि आप देख रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम है, वो तेजस्वी यादव के पीछे पड़े हुए हैं कि ये तेजस्वी यादव और यादव परिवार का सारा किया धरा है। ये हम लोगों को समझना होगा, इस सरकार को बेरोजगार युवा आशुतोष जी, जो है जी चेतावनी दे चुका है। मैं एक सवाल आशुतोष जी आपसे मैं एक सवाल लेना चाह रहा था। आपने बहुत सारे स्टेट्स के नाम लिया, आपने राजस्थान का जिक्र नहीं किया। मैं राजस्थान का जिक्र करता हूं जहां पर हर साल औसतन 3 बार पेपर लीक हुए। मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है, मेरा सवाल राजस्थान को लेकर नहीं है, मैं बोलूंगा वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ये हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई भारत बनाम पेपर लीक माफिया तंत्र है, पक्ष विपक्ष बनाम माफिया तंत्र है। आप पक्ष विपक्ष एक साइड रहिए और माफिया तंत्र को एक साइड रखिए, तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, एनडीए हो, यूपीए हो, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, कोई सरकार इससे अछूती नहीं रही है। ये मनी पावर और मसल पावर का इतना बड़ा रैकेट है जिससे अकेले या अलग थलग होकर मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। आशुतोष जी, मैं राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहा। राकेश जी, मैं एक सवाल और आशुतोष जी जोड़ दूंगा आपका विनम्रता पूर्वक, जो आपने बात कह दी है आरएसएस सबको तमाम आप ले आते हैं बीजेपी को। मेरा कहना है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 ये आज क्यों पारित हुआ? ये सन 1980 या 1990 में क्यों पारित नहीं हुआ? बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं और अपनी जवानी के दिनों को याद करिए। आपको इसका जवाब मैंने दे दिया। हाँ, आप अपनी जवानी के दिनों को याद करिए। करने से करप्शन और जो ये बंद होता तो मर्डर और रेप सबके बंद हो गए। अरे फिर वही बात कह रहे हैं आप किसी एक पार्टी को एलिगेशन करना है तो बात अलग है, आप पॉलिटिसाइज मत करिए। मेरा कहना है सिस्टम को आप अल्टरनेट बताइए ना। अरे आप अल्टरनेट बताइए, आप वो रास्ता बताइए जिससे सब बच्चों का कल्याण हो और फुल प्रूफ परीक्षा हो। आप बताइए, लो रास्ता बताइए प्लीज। अगर रास्ते हमें और कोई बताने होते तो ये जनता इनको क्यों चुनती है? ये अपने आदमियों को क्यों चुन के बैठाते हैं? ठीक है, सरकारों को समाधान निकालना चाहिए। आशुतोष जी ये कह रहे हैं, जी सॉल्व करेंगे ना जी। आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि सरकारों को समाधान निकालना चाहिए। रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं जी कि राजस्थान और पक्ष और विपक्ष और माफिया की एक जवाब आने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ आशुतोष जी। मैं आ रहा हूँ ऋषि जी, मैं आ रहा हूँ। आशुतोष जी का जवाब पूरा होने दीजिए। बात बड़ी स्पष्ट है यहाँ पे कि ये हर बार बहाना बनाना, ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि इससे कोई नहीं लड़ सकता। ये मानना एकदम हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, खासकर उस सरकार का जो ठीक है। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी। आप कह रहे हैं बहानेबाजी, बहानेबाजी। आशुतोष जी कह रहे हैं बहानेबाजी, पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, राकेश जी एक सेकंड आ रहा हूं। ये आशुतोष जी कह रहे हैं ये बहानेबाजी है। रामकृपाल जी, बहानेबाजी से एक्शन नहीं होता, बहानेबाजी से चीजें ठीक नहीं होती। रामकृपाल जी। आशुतोष जी,
का सम्मान करता हूं मैं, बहुत उनकी अपनी बात है, लेकिन जब से हम लोग इस पर जब से शुरू हुआ ये शो जी, किसी ने नेहरू, इंदिरा, मोदी और फलाना संघ कोई नाम नहीं लिया। हम लोग एक बुराई है उसको किस तरह से किया जाए, रोका जाए, इस पर हम बात कर रहे थे। देखिए, फिर मैं कहूँगा कृपया सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। एक बात कही गई कि बलात्कार, रेप, इन तमाम के लिए कैपिटल पनिशमेंट है, उसके बाद भी ना पूरी दुनिया में किसी भी देश में रुका नहीं है। तो क्या मतलब आईपीसी ये सब दंड कानून फेंक दिए जाएं? और अगर फेंकना ही था तो 2014 के पहले क्यों नहीं फेंक दिए गए? या 2014 तक ये राम राज्य था और अचानक ये सब कुरीतियां पिछले 10 साल में पैदा हो गई। आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं एक अखबार का संपादक था। पहली बार नकल पर उन्होंने इसको मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था। बिल्कुल। और कितना सब कुछ उसकी बुराई की गई तमाम पार्टियों ने। याद होगा आपको, तमाम अभी भी फिर आया था जहां पे एक अध्यापक माइक लगा करके बाहर से बाकायदा बोल रहा है प्रश्न पत्र नंबर 1 लिखो, उसका उत्तर। सब आपने देखा है टीवी पर। उस समय तो संघ और बीजेपी कोई भी नहीं था। अरे एक बुराई है जो इतने दिनों से इस समाज में फैली हुई है, और शिक्षा राज्यों का सब्जेक्ट है। माफ कीजिएगा, कई तरह की चीजें होती हैं अलग अलग लोगों में। वो किस तरह से आप अभी इसी बार का मैंने देखा था बिहार में, वो नकल वो कैसे कैसे चढ़ करके दिखा रहे हैं, तमाम घूम रहा था। तो मेरा ये कहना है कि कोई अगर कुरीति है और इसमें चूंकि पैसा है, इसलिए ये कितना बड़ा माफिया तंत्र है। अमेरिका में भी शिकागो का वो माफिया तंत्र आज भी वहां है। तमाम तरह का बड़ी कानून करने के बाद बस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे एक सवाल आप लोगों से हाँ ऋषि जी, आप पूछिए। उनके बर्दाश्त मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मेरे इतने विद्वान पत्रकार का पैनल है। नहीं आप बताएं ऋषि जी, सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगा जी। सवाल एनटीए के वर्किंग सिस्टम को लेकर है। मैं खुद इस बात को मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, ये पता नहीं लोगों को जानकारी है। एनटीए पैदा कब हुआ है भैया? एनटीए कब पैदा हुआ है भैया? मैं आप आजाद जब से हुए थे वो सिस्टम परफेक्ट है क्या? अभी एनटीए 4 साल से पैदा हुआ। ये सारी बुराइयां आ गई हैं सवाल तो सुन लीजिए 2014 के बाद ऋषि जी। अरे सर हाथ जोड़ के निवेदन, सवाल तो सुन लीजिए। आप भी नहीं आप भी एग्री करेंगे। आप भी एग्री बताएं। करेंगे। नहीं गोधरा में जहां पेपर लीक हुआ है, वहां एनटीए के तरफ से सेंटर का एक मतलब एक क्या सेंटर मालूम है भाई, गोधरा ही नहीं, सुन तो पटना भी है, बहुत जगह है। कल गोधरा नहीं बोलने नहीं देंगे। फिर आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा बोले। गोधरा में एनटीए के तरफ से सर्वे कराया गया था कि कहाँ परीक्षा कराया जाए, और गोधरा में ऑलरेडी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को चिन्हित किया गया था। जब ऑलरेडी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को एनटीए द्वारा चिन्हित किया गया था, तो ऐसा क्या कारण था कि सरकारी कॉलेज की उपलब्धता के बावजूद एनटीए ने एक प्राइवेट स्कूल को सेंटर बनाया जहां से पेपर लीक हुई है? नंबर 1। नंबर 2, एनटीए ने एग्जाम, एनटीए का पूरा 4000 सेंटर होता है, और 4000 सेंटर में जो व्यवस्था होता है वो आउटसोर्सिंग होती है। और एनटीए ने जब पूरे सेंटर का सर्वे कराया, जिसमें से 380 सेंटरों का सर्वे कराया, आप एनटीए के साइट पर जाकर देख लीजिए, और 380 में से 183 सेंटर ऐसे थे जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जहां सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था नहीं था, आपने परीक्षा कैसे करवाया? ये सवाल है। ये सवाल क्यों नहीं करते हमारे पत्रकार केंद्र सरकार से, एनटीए से? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों होता है? मुझे गुस्सा ये आता है कि एनटीए से सवाल क्यों नहीं करते हम लोग, कि जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जहां आपके प्रॉपर व्यवस्था नहीं था, वहां परीक्षा क्यों करवाया आपने? और गोधरा उसका एक एग्जाम्पल है। आपके पास सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आपने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा प्राइवेट स्कूल में परीक्षा क्यों करवाया? नहीं जवाब किसी के पास? बिल्कुल आपके सवाल सही है। हमने शुरू में कहा कि सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदारी ले इसकी, लेकिन सुनिए या बीजेपी केवल वोट के लिए बात मत कीजिए, सॉल्यूशन की भी बात कीजिए, प्रॉब्लम की एनालिसिस कीजिए
और सॉल्यूशन तरफ बढ़िए। ये मैं कह रहा हूँ, ये आज की बीमारी शर्म नहीं है, आती है कि ये इतना बहुत अच्छा पुरानी पैनल बीमारी है, है। और आप हमारा लोगों को ये जितना लग रहा अच्छा है पैनल कि अचानक तो आ गए, पैनल में बस रूट कॉज पे बात नहीं हो रही है। रूट कॉज पे बात हो रही है मिश्रा जी। काहे को सवाल इस बात का है कि सुपरफिशियल बात कर रहे हैं ऋषि जी। निश्चित रूट रूप कॉज ये है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। हाँ, रूट कौन कॉज ये किया है, किसकी जिम्मेवारी है? इसीलिए बताने जा रहा हूं। प्रधान की जिम्मेवारी नहीं है, मेरी बात सुन प्रोफेसर लीजिए। जोशी की जिम्मेवारी नहीं मेरी है, बात तो सुनिए। नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, मैं एक सवाल कर देखिए, सकता हूं भारत इसी विषय सरकार में? में राकेश जी को पूरा कर सबकी लेते जिम्मेदारी है। राकेश जी को पूरा कर लेते हैं, राकेश जी को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एक मेरी सवाल बात सुन लीजिए, मेरी बात एक बात पूरी कर लूं। राकेश जी, एक सवाल मैं सर खाली एक कर बात लूं। पूरा कर लूं। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में से मैं नहीं जुड़ा हूं और उस परीक्षा तंत्र में से जरूर जुड़ा हूं। जो परीक्षा तंत्र पूरे देश में होता है उसका कहीं न कहीं देखने का और उसको समझने का अवसर मिलता है। कर्नाटक में एक निःशुल्क मेडिकल कॉलेज देश में शुरू हुआ अभी 3 साल पहले। संजोग ऐसा है कि मुझे उसके फाउंडेशन से और उसके सिस्टम से जुड़ने का अवसर मिला। मैं आश्चर्यचकित हो गया। जिस जमाने में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे करके कैपिटेशन फी और कई बार पीछे से ब्राइबिंग करके एडमिशन होते हैं, वहाँ इस देश के अंदर एक मेडिकल कॉलेज ऐसा शुरू हुआ है जो निःशुल्क चल रहा है। उनके 4 हार्ट केयर हॉस्पिटल हैं, निःशुल्क चल रहे हैं। उनका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। आपको भी कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो ऋषि जी, आप कर्नाटक में मुद्दे अरे भैया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं। सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है मुद्देनहल्ली, आप जाइए, सब कुछ निःशुल्क है। जब आप किसी चीज में बिजनेस डालेंगे, पैसा डालेंगे, बच्चों से वसूली करेंगे, तो डकैतों का गिरोह जो है उस पर छा गया है। और सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन चिट दे दीजिए। आप तो कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस बीजेपी कर रहा हूं। और क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूं। पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर आप लोगों को हिम्मत नहीं है, आप लोग को हिम्मत नहीं है। मैं वैसा पत्रकार हूं। अरे मैं एनटीए डिफेंड नहीं कर रहा हूं ऋषि जी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आपको विकल्प देना होगा, लीक हुआ था, आप विकल्प देना होगा। बताइए, 70 साल में शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों हुआ? आप लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हुआ था, गरीब बच्चे आ रहे हैं, पैसा नहीं उनके पास घरों में, उनके सपने ऊंचे हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इसी दिल्ली में छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे कमरों में रहकर तैयारी करते हैं। वो एनटीए का पानी नहीं है, भोजन नहीं है। मैं आपको जी के पास पैसा देने के एक करके राकेश जी, एक करके कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं राकेश जी आती है प्लीज, किसी बच्चे की सहायता के लिए। राकेश जी प्लीज, कोई जाति वाला नहीं आता। राकेश जी बात एनटीए की विश्वसनीयता पर चाहिए, बच्चों का ठीक है। राकेश जी राकेश जी राकेश जी ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिसाइज कर रहे हो। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, जिम्मेदारी समझो पहले। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं जिम्मेदारी समझिए, जिम्मेदारी समझिए। एक करके सर, एक करके जोशी की जिम्मेदारी बच्चों है। की निःशुल्क शिक्षा, हायर एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करो। एक करके सर, एक जो हो रहा है उसकी जांच हो। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, जेल भेजो। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं क्या एनटीए की मिली भगत है? ठीक है सर, राकेश जी। पेपर लीक में जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, जेल भेजो। अगर किसी मंत्री तक बात जाती है, कौन भेजेगा? उठाकर सरकार भेजेगी ना। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है, सरकार ने जांच बैठा दी है। सरकार ने इतना बड़ा एक्ट लागू किया है, जानकारी तो कुछ है ठीक नहीं। है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है। अरे तो आप जानकारी दीजिए ना, आप दीजिए। ठीक है, क्या आप ठीक है राकेश जी गंभीर विषय देखिए। राकेश जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ एनटीए की विश्वसनीयता जिस पर कुछ भी बोल रहा है ऋषि जी, विद्वान पत्रकार जो है, हमारे विद्वान पत्रकार हैं, ऋषि जी आप ऋषि जी सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। ऋषि जी आप एनटीए की ऑथेंटिसिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका इशारा यह है कि एनटीए के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इसको उनको लाभ पहुंचाया गया है, आपका यह आरोप है। रामकृपाल जी आपका जवाब, फिर मैं आपको जी और आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी जल्दी से। देखिए ऋषि भाई, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे पत्रकार हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, थोड़े सा ठंडे होकर के हमें इस कोई पॉलिटिकल पार्टी ये या वो कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है। ऋषि जी, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने हैं,
आप इसकी देख लीजिए ये कब बने। इनकी पूरी फसल और एक एक सरनेम से कम 10-10 मेडिकल कॉलेज हैं, और पता है उनके मालिक किस पार्टी से हैं, कहाँ भी हैं। मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा हूँ। ये नेक्सस जो रहा है पॉलिटिशियन और जो क्रिमिनल इस तरह के हैं, जो इसका जो पैसे में के नाते कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ये नेक्सस बहुत पुराना है। आप जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं पर्टिकुलरली देख लीजिए पूरे देश के, आप जरा पता कर लीजिए 2014 के पहले वो बने हैं या 2014 के बाद बने हैं। किसने शिक्षा का व्यवसायीकरण कोई नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक विषय तो है नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बस मेरा ये कहना है कि जहां शिक्षा राज्यों का विषय है, उसके बावजूद आप ये देखिए प्रगति कैसे हुई। पहली बात जो मैं कह रहा था कि एक एग्जाम लेकर के चाहे किसी जगह से कोई पढ़ा हो, वो जब तक एक सेंट्रलाइज भारत के एक एग्जाम को पास नहीं करेगा, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं पाएगा। ये काम हुआ तो मतलब अगर आप पैसा देके पढ़ के आते हो तो भी एग्जाम देना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं उसमें करने के लिए। वो विषय लेकिन वो मेरा नहीं ये कहना है कि जो अभी गड़बड़ी हुई है, ये पहली बार नहीं हुआ पेपर लीक हो रहा है। निश्चित रूप से जो संस्था है वो मैं ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। एनटीए कई तरह के एग्जाम्स कराती है, बहुत सारे। पिछले 9 दिन में 3 एग्जाम कैंसिल हुए हैं। मैं जो सवाल ऋषि कर रहे थे वही उसी सवाल को मैं आपने उस पर जवाब खैर दिया है, लेकिन मैं उसी सवाल को आगे ले आ रहा हूं। एनटीए के करप्शन के ऊपर आखुज से सवाल ले रहा हूं, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। एनटीए के अंदर क्या करप्शन है, क्या एनटीए को फायदा पहुंचा है? जिस तरह से एजुकेशन सेंटर सेट करने की बात का सवाल उठा रहे हैं ऋषि मिश्रा, आपने तो अकू जी ने तो पहले बोल दिया, नेशनल ठगी एजेंसी का नाम दे दिया कि भाई इस तरह से बच्चों को ठगा गया, उनके भविष्य को ठगा गया, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो है ही। लेकिन क्या एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है नीट गड़बड़ी मामले में? अकू जी देखिए, जहाँ तक नेशनल ठगी एजेंसी कहने का सवाल है, ये प्रोवोक के तौर पर इस्तेमाल किया। बच्चे ठगे गए हैं, पर उनके अभिभावक ठगे गए हैं, सब लोग ठगे गए हैं, तो उसमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कह देना कि वहाँ एनटीए के अफसरों की मिली भगत से हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि उनकी लापरवाही से हो रहा है। ये कह रहा हूँ कि वो जो उस सिस्टम से आगे जो क्रम होते हैं उनकी वजह से हुआ है। ये भी कह रहा हूँ कि वो उनके तार जो हैं, वो जो सिस्टम है उसमें कहीं एक लूपहोल्स वो जानते हैं कैसे निकला जाता है। जैसे अभी डार्कनेट एक शब्द इस्तेमाल हुआ, आप लोगों को पता होगा, तो डार्कनेट से ये इस्तेमाल किया गया। तो तकनीकी के इस्तेमाल में जो लापरवाही की गई है उसकी वजह से हल हो रहा है। लेकिन चोरी अगर मेरे घर में हो रही है तो वो चाहे मेरी लापरवाही से हो, मैंने वहाँ कैमरे नहीं लगाए थे इस वजह से हुई हो, या मेरे या दूसरे के ईमान में दिक्कत हुई हो, लेकिन पुलिस पर क्या पुलिस ने नहीं देखा इस वजह से हुई हो, लेकिन चोरी तो हुई ना। इस चोरी को रोकना सिस्टम का काम है। सिस्टम चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, उसका काम है। और ये बात बहुत ओछी सी लग रही है कि किसी एक पर एक सरकार या एक दल पे बात की जाए। इसके जनक कितने लोग हैं हम सब जानते हैं, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो चीज़ हो रही है अगर गड़बड़ है तो उसमें तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और उसकी शुद्धिकरण तत्काल की जानी चाहिए। उसको लटकाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। क्योंकि उससे मुझे तो डर होता है। मेरे आज भतीजे और भांजे हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे पूछूं कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ रिजल्ट का। क्योंकि वो बेचारे, उनका नाम नहीं है, तो नाम नहीं तो मैं क्या पूछ लूँ उनसे बच्चों से। तो क्योंकि वो जानते हैं कि सिस्टम में इसमें गड़बड़। उनके माता पिता बाकी और लोग कितने दुखी हैं पूरे उससे। ये काम सरकार का है। आप इस तरीके से नहीं बरी कर सकते किसी सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि नहीं हमारा नहीं था उनका था। ये बात सही है कि इसके में जो सिस्टम में जुड़े लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी गला घोटना जानते हैं। और ऐसे लोगों से फिर मेरा मानना है, आप माने ना माने, जब तक उन पर एक बढ़िया वाला दंड नहीं होगा। आज यूपी में अगर गुंडे नहीं काम कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो दंड चल रहा वही है। कोई
बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये मैं इसी बात को कह रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं गलत बात कह रहा हूँ, ये संभव नहीं है इस तरीके से किसी को मार देना, लेकिन उनमें डर इतना होना चाहिए सिस्टम का कि उनकी अगली 7 पुश्तें या उनका पूरा परिवार इस क्रम से बंद हो जाए कि साहब वो कोई अस्पताल नहीं खोल पाएंगे, कोई और फालतू का चोरी चकारी नहीं कर पाएंगे, कोई और इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। उन पर ये बंधन होना चाहिए कि हम अगर गलत करेंगे तो फंसेंगे। कानून का खौफ, कानून का इकबाल उनके जहन में होना चाहिए। कानून का इकबाल का जैसे बुलडोजर का खौफ उत्तर प्रदेश में हो गया है, या फिर एनकाउंटर का खौफ बदमाशों में हो गया है, इस तरह की इस तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जी, इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, उनके पीएस का नाम सामने आया कि भाई उनके पीएस से कुछ कनेक्शन था, उसको लेकर विजय सिन्हा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ एविडेंस भी रखे, जिसमें तेजस्वी यादव का बयान भी आया कि भाई आपको दिक्कत है तो आप गिरफ्तार करके कार्रवाई कीजिए। तो क्या बेवजह इसमें राजनीति की जा रही है आशुतोष जी? नहीं, ये बेवजह राजनीति नहीं करी जा रही है। ये आपने, अगर मैंने पहली बार ही कहा, ये भाजपा के जो डिप्टी सीएम है ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं कि जनता का ध्यान भटका दें, अटका दें, लटका दें। ये अपनी सरकार की कमजोरी को छुपा के ये दिखाए कि खलनायक विपक्ष है, जबकि यहाँ खलनायक एनटीए है। जब मैं आरएसएस बीजेपी की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ एनटीए के चीफ जो अपॉइंटेड हैं उनके आरएसएस बीजेपी अरे उसका आरएसएस से क्या लेना देना है? ये सब भाषण मत करिए यार। पत्रकार है, कहीं भी जाकर अरे क्या बात करते हैं आप? अभी मिल जाएगा। कोई एनटीए का चीफ है, उसका आरएसएस से क्या लेना देना? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस तरह की बातें करते हैं। तो सरकार ने अलाउ कर दिया है कि विदेशी यूनिवर्सिटियां आए और भारत में अपना ब्रांच खोल सकती हैं। तो जितना पैसा है वो तो खर्च करेंगे ही करेंगे। अब आपका जिम्मेदारी ये है कि जो बच्चे मेहनत से इम्तिहान दे के सरकारी संस्थानों में भर्ती पाना चाहते हैं उनके साथ गलती ना हो। हमारी दिक्कत क्या नहीं, तो एनटीए तो इसलिए बनाया गया था ना आशुतोष जी। आशुतोष जी, एक सेंट्रल एग्जामिनेशन कमेटी हो जो सभी केंद्रीय परीक्षाओं को एक जगह करके आयोजित करके इसको सिंप्लीफाई करे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पहले अलग अलग एजेंसियां थी, तो एनटीए का निर्माण ही इसी उद्देश्य के साथ हुआ था। तो सरकार की कोशिश तो नजर आती है कि सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में कोई खामी है तो फिर उसको रेक्टिफाई करके उसका सोल्यूशन चाहिए, ना कि उसमें पॉलिटिक्स और राजनीति होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को आप एक गंदा शब्द क्यों मानते हैं? पॉलिटिक्स जो है जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचाती है, वरना तो अफसरशाही रहेगी। और आपको जैसे आप जिस चीज की बड़ाई करते हैं, बुलडोजर और एनकाउंटर, जहाँ पे जज और ज्यूरी दोनों जो है, एग्जीक्यूशनर तीनों जो है, एक सरकारी संस्था होती है, कोर्टों को जो है इज्जत खत्म हो जाती है, वही होगा। वो हम नहीं चाहते। लोकतंत्र जरूरी है। लोकतंत्र में जनता की इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और हमारी जो एक फ्रीडम है वो उसको प्रोटेक्ट करना भी तो इसी आशुतोष जी, इसी लोकतंत्र का हिस्सा तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा तो ये माफिया तंत्र है ना, जहां पर अरबों खरबों में डीलिंग होती है। एक पेपर के 30-40 लाख रुपए लिए जाते हैं। पहले क्या इसमें प्रावधान था बताइए ना? कोई भी जो भी आप इसका, एक सेकंड आशुतोष जी, आप जितने भी अपराधियों की प्रोफाइल आप देखेंगे, ये पहले से भी इनका मामलों में लिप्त रहे हैं, लेकिन कम सजा होने की वजह से ये छूट गए, बेल पर बाहर आ गए और दोबारा उस काम में लग गए। अगर 10 साल 15 साल की इंप्रिजनमेंट हो जाती, करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का जुर्माना हो जाता, तो क्या ये बाहर आ पाते और दोबारा ही कर पाते? कम से कम 10 साल के लिए तो नहीं कर पाते। आप अगर ये सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये, अगर आप यूपी की बात करें तो वहां पे गुंडे लोग हैं जो चले जाते हैं जेल में, और उसके बाद भी बाहर उनका परिवार वाले और उनके जुड़े लोग गुंडागर्दी करते रहते हैं, पॉलिटिक्स में एमएलए और एमपी बनते रहते हैं। कोई इसमें आप ये कहें कि किसी को जेल में बंद कर देने से सिस्टम सही हो जाएगा, नहीं है। बात ये है कि पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? पेपर लीक होता है सरकारी जो तरीका, जो सरकारी पाइपलाइन है उसमें से। आप उस पाइपलाइन को प्लग करिए। आप ये कहने के बजाय कि पाइपलाइन में किसी ने जो है छेद करके चोरी कर ली, आप उस पाइपलाइन को ऐसा बनाइए कि जो है लीकेज ना हो सके, और जो लीकेज में जो है जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है आप उनके दंड की बात करिए ना, कि भाई वो अफसर है जो जिसके पास पेपर पहुंचा, अगर वो टीचर है उसने लीक किया तो उसको दंड मिलेगा। आप ये कह देना कि ये नेता के पीएस की गलती है, अनुचित है,
पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पे होता है कि आप अपनी गलती कभी राजनीति नहीं का मानेंगे, गलत आप इस्तेमाल हमेशा वहां पर हो रहा है, कहते ठीक रहेंगे कि ये कांग्रेस है। के राजनीति जमाने करना से चल ठीक रहा बात है, तो राजनीति का आपका गलत कहना इस्तेमाल उचित करना है। ठीक बात नहीं है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषि जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, देखिए, इन्हीं सब कमियों के कारण एनटीए आया था। अब एनटीए में भी सेंध लग गई है, इससे किसका इनकार है? हम कह तो रहे 9 दिन में 3 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एनटीए को आत्मावलोकन करना होगा, सुधार करना होगा, और सीबीआई को उसके भीतर जाकर के उसके भीतर बैठे हुए जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा। और इसके तार जिस भी पॉलिटिकल लीडर की ओर जाते हैं, जिस भी कोचिंग माफिया की ओर जाते हैं, उसको उठाकर बंद करना होगा, कड़ी सजा देनी होगी। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जिस गंगा किनारे से आता हूं, झोले में डिग्री कॉलेज चलता था, झोले में इंटर कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आज भी सर्टिफिकेट बढ़ते हैं, गया से लेकर के और बनारस तक चले आइए आप। क्या हाल बना रखा है शिक्षा का, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, और खुला पैसा दे करके डिग्रियां बिक रही हैं और बच्चों और मरीजों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। यह समस्या बहुत गंभीर है आशुतोष जी, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। की सरकार है, अब ये अरे मैं फिर कह रहा हूँ, आप तो चाहते हैं कि जादू की छड़ी आ गई है और आज घुमा देंगे, कल बदल जाएगा। अरे जो आपने पौधा रोपा हुआ है, ये जो 20 बीज आपने बो रखे हैं, हाँ, ये जो मगरमच्छ आपने फैला रखे हैं, जो जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, आपको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीएससी में क्या हुआ था? एसडीएम की परीक्षा हुई थी, लिस्ट आई थी सर, वो लिस्ट दोहरा दें क्या? इस कहानी को सुनने से इनकार करती है। अरे यही बात है, आप जो है अपने मन में आपने एक धारणा बना रखी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का आप जो है माइक पकड़ करके आ गए यहाँ। ये मत बात करिए, आरएसएस बीजेपी करने लगे आप हर चीज में। अरे ऐसे बात करते हैं क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे इस तरह के स्कैम्स होते रहेंगे, हर चीज पर आरोप। अरे आपको लग रहा है बस मोदी चले जाएंगे तो सारा ठीक हो जाएगा, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चले जाएं और आप सब ठीक कर देंगे। अरे भ्रम में मत जिए, जो करेक्शन हुआ है, जो कोशिश हुई है, उसको और गहरे जाना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, ऋषि, आशुतोष जी, मगरमच्छों को क्यों एंटी? देखिए अरे आयोग के योग्य की क्या विवेक जी, परिभाषा है भाई, जरा बता दीजिए आप। बड़े बड़े योग्य लोगों को बताऊं, ओपन बुक सिस्टम था सर। ये आशुतोष जी जिस परीक्षा को पास करके आए थे, बुक प्रणाली से मुलायम सिंह ने आपके हाथ में किताब थमाई थी, उसी को पढ़ करके आप इंटरमीडिएट पास किए थे। हाँ क्यों? ओपन बुक सिस्टम हुआ था, भूल गए? ओपन बुक सिस्टम था इस देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ नकल की समस्या ही खत्म हो जाएगी, नकल की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, किताब रख दो सामने, ठीक, किताब रख दो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप किताब रख दीजिए। दोषियों पर एक्शन की बात, यहाँ तो नकल पूरी पहुंच गई, राकेश जी, बेचारा रात में याद नहीं कर पाया। ठीक है, राकेश जी, उसके हाथ में आ गया। ठीक है, हाँ, ओपन बुक सिस्टम से आप पास ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं आशुतोष जी आपके पास। तब आपकी समझ में आएगा। ओपन बुक सिस्टम से पास हो क्या पाए थे? विवेक जी, आपने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, इसका आशुतोष जी ने जवाब नहीं दिया। यदि तेजस्वी यादव पे ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी को स्क्रीन पर लेकर, ऋषि जी को लाइए, ऋषि जी और रामकृपाल जी। देखिए जी, विवेक जी, मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव के आप सचिव पे कुछ आरोप है, जिसका नाम मिस्टर प्रीतम है, तो प्रीतम पे कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि प्रीतम बिहार सेवा के अधिकारी हैं और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके आप सचिव हैं। तो बिहार सरकार अब तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है, ये सवाल है। नंबर 2, बिहार के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके साथ जो पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त हैं जी, अमित आनंद नाम है, साथ में सही हूं तो अमित आनंद के साथ उनका भी फोटो आया है। तो सम्राट चौधरी की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भी खबर चल रहा है। दूसरी बात, जिस एनटीए चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध है, तो मेरा ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील है, उनको अविलंब उनके पद से मुक्त किया जाए जब तक जांच हो रही है, क्योंकि वो चेयरमैन है, जब तक वो रहेंगे जांच, मुझे लगता है कि जांच सही ढंग से हो पाएगा, तो उनको तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। जहां तक रामकृपाल सर ने सवाल उठाया था, बहुत बेहतरीन सवाल उठाया। आज भी कई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उससे संबंध रखने वाले बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हैं। एक तो एजुकेशन माफिया हमारे बिहार के गवर्नर भी बने थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और किस पार्टी ने हाल के दिनों में ही बनाया था,
पुणे में, मुंबई में बहुत बड़ा बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनका, वहाँ MBBS के भी दाखिला होता है। तो ये समझने की जरूरत है। और रामकृपाल जी को मैं ये बता दूं, सर को, सर बहुत विद्वान पत्रकार है, हम लोग के आदर्श हैं। आज भी करोड़ों रुपया दे के MBBS में प्राइवेट में एडमिशन होता है, एग्जामिनेशन नाम मात्र का होता है, कागज पे दिखावे के लिए होता है। के चेयरमैन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं बिल्कुल 24 लाख बच्चे का कैरियर बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति ने, केंद्र सरकार के छवि को धूमिल कर दिया उस व्यक्ति ने। नहीं, वो तो ठीक है, फिर उसमें बीजेपी RSS कनेक्शन कहां से ढूंढ लेते हैं आप लोग? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बीजेपी RSS नहीं, आशुतोष जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले। आशुतोष जी का मैं जिम्मेवारी थोड़ी ले सकता हूँ। पॉलिटिकल मोटिव से बात नहीं होनी चाहिए। यही तो पत्रकारों का यही हमारे देश का दुर्दशा है कि पत्रकार भी विचारधारा दिमाग में लेके नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। टीवी डिबेट में आपकी बात से सहमत है, ये तो नैतिक जिम्मेदारी एनटीए के चेयरमैन को खुद ले लेनी चाहिए। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जी देखिए, RTI हुआ, RTI में ये आया था कि जोशी जी का जो है RSS और बीजेपी के सिफारिश पे इनको नौकरी मिली थी पहली बार ही। जब ये MP में थे तो प्रोफेसर स्कैम हुआ। RTI का अब मैं जनता को बता दे रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मुझे आशा थी कि बाकी लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं। RTI में लिखा था कि RSS की सिफारिश से नौकरी मिली थी। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी RTI सरकार ऐसा कह सकती है? लगातार RSS बीजेपी के नियुक्ति बोर्ड करता है, कोई बोर्ड सिलेक्शन करता है प्रॉपर वे में। आशुतोष जी, मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, जब कोई RTI सरकार की लगती है, कोई सरकारी तंत्र ये कैसे कह सकता है कि RSS की सिफारिश से नौकरी लगी है? अरे आप विनम्रतापूर्ण कुछ नहीं कहते, आप जो है जबरदस्ती पढ़े लिखे लोगों को जो है मुलायम सिंह से जोड़ते हैं और ओपन बुक सिस्टम से जोड़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लोगों को ओपन बुक सिस्टम गलत नहीं है, आप केवल ओपन बुक सिस्टम गलत नहीं है। बीजेपी अरे खुली किताब, अरे आपको पता नहीं है तब। अरे ओपन बुक सिस्टम अच्छी चीज है, RTI में दिया हुआ। आप कह रहे हैं एनटीए के चीफ पर चलता है। अगर इस मामले में गड़बड़ी है तो फिर सिस्टम में गलत नहीं है। एक आपको जी से एक लाइन में सर, टाइम नहीं, एक लाइन मैं वही कह रहा हूं, अभी ओपन बुक सिस्टम का आप बात कर रहे हैं। जिस आदमी को पर्ची पहुंच गई, पेपर मिल गया, वो बेचारा याद करता रहा रात भर, तब भी पेपर नहीं दे पाया। ठीक है। अक्कू जी एक लाइन का सवाल, क्या एनटीए के चीफ पर एक्शन होना चाहिए था या उनको तत्काल निलंबित करके जांच पूरी होने का, जांच प्रक्रिया का वेट करना चाहिए? ये बिल्कुल ये बिल्कुल बकवास बात है कि एनटीए के चेयरमैन पर एक्शन होना चाहिए। एनटीए का चेयरमैन उसकी भूमिका आपको पता है क्या? जोशी जी पहले यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। ये वो यूपीएससी है जहां सब कुछ बिल्कुल साफ, अभी भी आज की तारीख में भी यूपीएससी में कोई गड़बड़ नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ, बजट क्यों नहीं लीक होता है? इसलिए क्योंकि एक सिस्टम फुल प्रूफ होता है। उसी तरीके से यूपीएससी का सिस्टम फुल प्रूफ है, होना चाहिए और यूपीएससी ऐसा ही सिस्टम इसमें लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, यूपीएससी और देश के आम बजट जैसे एक फुल प्रूफ सिस्टम की जरूरत है जिससे इस तरह के लीकेजेस पर रोक लगाई जा सके और बच्चे के भविष्य को, हमारे देश के बच्चों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके। आप सभी संपादकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने अपने कीमती वक्त समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संपादक सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, खबरें जारी हैं इंडिया डेली पर।